वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 31 के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। अप टू 15 हमारा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सो ए एंड बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कुछ डायग्राम हम लोगों को इस तरह से दिया जा रहा है। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। सो इस तरह का कुछ डायग्राम है। तो यहाँ पर कोई ए पॉइंट है और यहाँ पर कोई बी पॉइंट है। तो ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। अब यहाँ पर जो कैपेसिटेंस दिया जा रहा है दैट इज हमारा C1, ये हमारा C2, अगेन ये C1 और ये C2 और ये हमारा C3 है। सो इन टर्म्स ऑफ C1, C2, C3 दिया जा रहा है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो हमसे आंसर भी इसी टर्म में आएगा। तो अभी देखिए ये दो जो है ये हमारा एक सीरीज़ है, सीरीज़ में कनेक्टेड है ये दो। अब इसी तरह से ये दो भी सीरीज़ में कनेक्टेड है और ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए अगर पहले फर्स्ट ब्रांच का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो सपोज उसको मैंने C इक्विवेलेंट डैश कहा, तो वो हमारा क्या बनेगा। तो देखिए C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। अब ऐसा हमारे पास दो ब्रांच है, ठीक है। तो इस दो ब्रांच के चलते जो एक पैरेलल इफेक्ट आएगा उसको सपोज C इक्विवेलेंट डैश कहेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C1, क्योंकि जब ये पैरेलल में होगा तो ऐड होगा, तो ट्वाइस ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। अब देखिए जो एग्जैक्ट C इक्विवेलेंट होगा तीनों के चलते उसको अगर हम लोग C इक्विवेलेंट कहेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और ये भी पैरेलल में है तो ये हमारा बन जाएगा प्लस ऑफ C3। तो इस तरह जो हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सो 17 में हम लोगों से कहा जा रहा है ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए एंड सेकेंड प्लेट हैज ए stair like structure as shown in figure. The width of each stair is A and height is B. Find the capacitance of the assembly. चलिए पहले हम लोग इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर समझते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये कोई 3A दिया जा रहा है और फिर यहाँ पर कुछ स्टीयर लाइक स्ट्रक्चर है, मीन सीढ़ी सा बना हुआ है। तो सपोज ये यहाँ तक ये सपोज यहाँ तक ही है, तो इससे हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है तो दोबारा ही ड्रॉ करना होगा। ओके फाइन। तो सपोज यहाँ से और यहाँ से लेना होगा। सो ये जो हमारा होगा दैट इज़ हमारा 3A है, तो ये हमारा 3A का बन रहा है। सो दिस डिस्टेंस हमारा 3A है। ओके अब देखिए ये जो है हमें D दिया जा रहा है, ये D दिया जा रहा है, और ये जो है हाइट दैट इज़ हमको B कहा जा रहा है। सो ये हाइट भी B होगा और ये हमारा D दिया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि एक प्लेट इस तरह से है और दूसरा प्लेट जो है वो स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर से है, मीन्स स्टेयर की तरह है, सीढ़ियों की तरह है। तो अब हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्रॉ करना है। तो देखिए तो इसको हम लोग को जो है सीरीज़ पैरेलल के टर्म में सोचना होगा। देखिए कैसे सोच सकते हैं। तो ये जो प्लेट है सपोज ये मीन्स ये कहीं इस पॉइंट से कनेक्टेड है। अब देखिए ये प्लेट को सपोज इस तरह से हम लोग कहेंगे कि अगर ये कनेक्टेड है तो ये सपोज कोई इस तरह का पॉइंट है, तो हमारा ये क्या बनेगा कि एक सीरीज ये हमारा जो है वो दो पॉइंट के बीच में इस दो पॉइंट के बीच में हमको दिखाई देगा क्या कि ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड है। तो ये क्या बन जाएगा, अगर दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होता है, दो फिक्स पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे एक के बाद कुछ दूसरा आएगा तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा।
लेकिन बहुत सारे सिर्फ दो प्लेट के बीच में, जैसे ये जो है दो प्लेट के बीच में कनेक्टेड है, तो ये हमको क्या पता चलेगा कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से हम लोगों को मालूम चल चुका है जो ये जो है वो एक काइंड ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हम लोग को सी इक्विवेलेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए अभी सी इक्विवेलेंट के लिए ये कैपेसिटर है हमारे पास, और एक ये कैपेसिटर है, और एक ये 1 2 3, सो 3 कैपेसिटर है। तो पहला वाला C1 अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए एरिया डैश, क्यों, क्योंकि एरिया को हम लोग इवेलुएट करते हैं, होगा क्या, तो एरिया डैश एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय फर्स्ट के लिए जो सेपरेशन है दैट इज हमारा D। अब देखिए यहाँ पर जो प्लेट्स था उसका एरिया, हमें प्लेट का जो एरिया है, मीन्स ये प्लेट हो चाहे ये प्लेट हो, तो इसका जो हम लोगों को एरिया दिया जा रहा है, मीन्स दोनों प्लेट के लिए, ये प्लेट बनाने के लिए इसका एरिया हम लोगों को A दिया जा रहा है। तो अभी सपोज जब हम लोग इतना ही मीन्स कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे, तो इस लोकेशन में हमें इतना सा ही लेना होगा। तो अभी देखिए इतना सा कितना है 1, फिर मीन्स A इतना सा कितना है उसका एक और पार्ट, सो ये भी A, और ये एक और पार्ट, सो ये भी A। तो अगर A का 3 पार्ट करेंगे तो ये हमारा एरिया कितना बन जाएगा, तो A/3, सो A/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हमारा बन जाएगा C1। अब इसी तरह से जब हम लोगों को C2 फाइंड करना होगा तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं। तो अगेन एरिया यही बनेगा 1/3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो सेपरेशन होगा दैट विल बी D प्लस ऑफ B, सो D प्लस ऑफ B, तो ये हमारा C2 हो जाएगा। अब इसी तरह से C3 को अगर देखेंगे तो एरिया बाई 3, और यहाँ का जो सेपरेशन होगा दैट विल बी D प्लस ऑफ 2B। तो ये हमें पता चल चुका है C1, C2 एंड C3। अब अगर हमने C इक्विवेलेंट देखना होगा दैट विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3। सो ये हम लोगों को मालूम चल चुका है C1 प्लस C2 प्लस C3 ये हमारा C इक्विवेलेंट होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सब में देखिए A एप्सिलॉन नॉट बाई 3 ये कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर बनेगा 1/D, फिर यहाँ पर बनेगा 1/D प्लस B, फिर यहाँ पर बनेगा 1/D प्लस 2B। तो ये हमारा हो चुका। अब देखिए इसको सॉल्व करना हो तो क्या कहेंगे, एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई 3 इंटू यहाँ पर जो टर्म बनेगा D इंटू D प्लस B इंटू D प्लस ऑफ 2B। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ मिस्टेक होगा। अभी देखिए यहाँ पर ये D है तो यहाँ पर ये दो टर्म बनेगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए तो ये बनेगा हमारा D² प्लस ऑफ 2BD, फिर बनेगा BD प्लस ऑफ 2B²। तो ये बन जाएगा। तो मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, इसको पूरा ही एक बार लिख लेता हूँ, मीन सॉल्व कर लेता हूँ, फिर डायरेक्टली आप इस पॉइंट को देख लेना। तो मैं इसको पहले एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जो है वो हमें C इक्विवेलेंट का वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा, दैट विल बी एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई 3 इंटू ये वाला पूरा टर्म। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया है, आप भी खुद से एक बार करना तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 17th क्वेश्चन जो है वो हो जाता है सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज हमारा 18th। सो 18th में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ सेम लेंथ। सो देखिए पहले चीज़ तो हम लोग को लेंथ दिया जा रहा है दैट इज हमारा 10 सेंटीमीटर का है, और कोएक्सियल है, सेम लेंथ है, तो L1 L2 समझो और L समझो, इस तरह से ही है। अब देखिए यहाँ पर जो सपोज इसका हम लोग अगर इस तरह से देखने के लिए चाहेंगे तो ये जो है ये इस तरह का कोई सिलेंडर होता है, ठीक है, मीन्स इस तरह का कोई कैपेसिटर होता है। अब इसमें से हम लोगों को जो है वो क्या है, तो रेडियाई दिया जाएगा। तो एक रेडियाई जो है ये वाला होगा और एक रेडियाई हमारी ये वाला होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है एंड रेडियाई ऑफ 2 mm एंड 4 mm कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। ए पार्ट, बी पार्ट में कहा जा रहा है अनदर कैपेसिटेंस ऑफ सेम लेंथ इज कंस्ट्रक्टेड विथ रेडियाई, इस तरह से है। तो हम लोग कहा जाता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, उस पार्ट में भी हमें कैपेसिटेंस भी पूछा जा रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमें R1 है दैट इज़ हमारा 2 mm एंड R2 है दैट इज़ हमारा 4 mm। तो इस तरह से है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताने के लिए, तो ये कितना होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ R2 बाय R1।
सो यहाँ पर R2/R1 बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये कैपेसिटेंस आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गॉस लॉ का यूज़ करके क्या करते हैं, पहले देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर लेंगे। और अगर पोटेंशियल पता चल जाएगा तो हम लोग जानते हैं Q = C/V, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास उस चार्ज का असेंबली पता हो, तो ये पता हो, तो C हम लोग वैल्यू किस तरह से Q/V करके जो है वहाँ पर हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड, देन इलेक्ट्रिकल फील्ड से हम लोग ये वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, V पता हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, Q = C/V से हम लोग जो है वो कैपेसिटेंस का वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें ये Q वाला एक टर्म दिख रहा होगा कि ये फिर यहाँ पे है नहीं तो कैसे लाएंगे, तो वो एक्चुअली में कैंसिल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले टर्म्स में जाएगा तो वहाँ पर वो B के टर्म में यहाँ पे बचेगा, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को C का वैल्यू पता चलता है। यूजिंग गॉस लॉ हम लोग इसको सीख चुके हैं, इसका थ्योरी भी हमने किया है, सो ये पार्ट हमें मालूम है। अब देखिए, यहाँ पर जो भी वैल्यू है जस्ट हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू पता चलेगा। अब वो क्या है, तो 2 × 3.14 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 10⁻⁻12। अब ये इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर है तो कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। अब यहाँ पर देखिए ये ln, अब ये डिवीज़न में है तो यहाँ पर कन्वर्ट करने का नीड नहीं है, ये खुद ही हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए R/2 मीन्स 4/2, सो ये हमारा बनेगा 2, सो नेचुरल लॉग ऑफ 2 लेना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को हम लोग को सॉल्व करना होगा, तो इसको मैं विथ कैलकुलेटर ही सॉल्व करूँगा। सो जस्ट सॉल्व कर डायरेक्टली ही लिखूँगा यहाँ पर। सो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू बनता है दैट इज़ ये बनता है 15.5178 × 10⁻⁻13 और ये टर्म डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब इसका जब हम लोग सॉल्यूशन इवेल्युएट करते हैं तो दैट इज़ हमारा 80.18 × 10⁻³ तो इसको हम लोग अप्रॉक्स 8 पिकोफैराड जो है वो कैपेसिटेंस कह सकते हैं। तो इस तरह जो है दैट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है, उसका पार्ट ए। अब देखिए पार्ट बी हमको जो पूछा जा रहा है उसको एक्चुअली में सॉल्व करने का नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेडियाई है दैट इज़ R1 हमारा 4 mm का है, सो ये R1 है, और R2 जो दिया जा रहा है वो 8 mm का है। तो देखिए अगेन R2/R1 का रेशियो जो बनता है दैट इज़ 2 ही बनता है, तो इसलिए इसका भी आंसर जो आएगा दैट जो नेक्स्ट है दैट इज़ हमारा 19th। सो 19th में हम लोगों से कहा जा रहा है, सो लेट अस चेक कनेक्शन फर्स्ट। ओके, सो 19 में हम लोगों से कहा जा रहा है ए 100 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। इट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 पिकोफैराड। What will be the new potential difference across the 100 picofarad capacitor? So देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि हमारे पास सपोज एक कैपेसिटर है C1, सपोज इसको हम लोग अभी C1 से लिख ले रहे हैं। सो ये C1 है और इस पर कुछ पोटेंशियल V1 है। तो अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जा रहा है, मीन्स इस तरह से कनेक्ट कर दिया जा रहा है किसी कैपेसिटर C2 के साथ। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हम लोगों से आफ्टर द कनेक्शन व्हाट विल बी न्यू पोटेंशियल। सो सपोज वो पोटेंशियल हमारा V हो रहा है, तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि आफ्टर द कनेक्शन, इस तरह से कनेक्शन कर देने के बाद इस कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल रहा है वो हम लोगों से इवेल्युएट करने को कहा जा रहा है।
तो देखिए पहले थोड़ा सा इसका आइडिया समझ लेते हैं कि हम लोग को C1 है और V1 है, तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसके इनसाइड कुछ चार्ज स्टोर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू Q इक्वल टू C इंटू V। तो जस्ट ये हम लोग को समझने के लिए, सो सपोज यहाँ पर Q चार्ज जो है वो यहाँ पर स्टोर हुआ, तो जब हमने इसको इस बैटरी मीन्स इस वायर से इस कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ चार्ज जो है वो इस तरह से फ्लो करेगा और इस कैपेसिटर में भी वो चार्ज स्टोर होगा। तो कब तक स्टोर होता रहेगा? जब तक ये दोनों सेम पोटेंशियल पर ना आ जाए। तो इस तरह से जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे तब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो सपोज इसमें से जब Q चार्ज था तो इसमें से यहाँ पर जो है वो ओनली X चार्ज बचा, हम लोग इस तरह से रख लेते हैं आफ्टर कनेक्शन। तो कितना चार्ज फ्लो हो गया? तो जितना फ्लो हुआ वो इधर आएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज असेंबल होगा दैट विल बी Q माइनस ऑफ X। सो ये जस्ट हमारा आइडिया है, इतना हम लोगों ने केयर करना चाहिए। अब देखिए हम लोग को जो C1 का वैल्यू दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज हमारा 100 पिको फेराड। तो अभी हम लोग पिको के टर्म में ही आंसर रखते हैं। और V1 जो है दैट इज हमारा 24 वोल्ट। सो अभी हमारे पास जो Q का वैल्यू होगा दैट विल बी C1 इंटू V1। सो ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू 24। सो ये कूलॉम में हमारा आंसर होगा, तो ये पिको कूलॉम कह लेते हैं। सो चार्ज हमारा जो हो जाएगा 2400 पिको कूलॉम। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो Q का वैल्यू इवेल्युएट हो गया। अब देखिए एक टर्म अगर हम लोग यहाँ पे छोटा सा केयर करें तो देखिए Q इक्वल्स टू C इंटू V, तो V इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन C। तो इस तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि V1 विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन C1। अगर कहीं पे इस तरह का यूज हो तो V2 इज इक्वल्स टू Q2, इसको Q1 कह ले, इसको Q2 कह ले अपॉन C2। अब अगर V1 V2 इक्वल हो तो ये इक्वेशन भी, ये दो टर्म भी मीन्स ये दो टर्म भी इक्वल होगा। तो इसको अच्छा से देख लें। सो जब इस तरह का होगा तो ये दो V1 और V2 सेम होगा, तो ये दोनों इक्वेशन सेम होगा। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इतना कूलॉम का टोटल चार्ज है, तो उसमें से हमारे पास जो है यहाँ पर X बच रहा है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इस कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल होगा दैट इज हमारा Q हमारा कितना है? तो X अपॉन C1। तो C1 हमारा कितना है? तो यहाँ पर देखिए 100 ऑफ पिको, यहाँ पर भी पिको कूलॉम आ रहा है और यहाँ पर पिको, सो ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग जस्ट X अपॉन 100 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो टर्म बचा है दैट इज हमारा Q माइनस ऑफ X बचा है। तो इतना कूलॉम का चार्ज वहाँ पर बच रहा है, मीन्स फ्लो होकर के आ रहा है। अब देखिए ये टर्म हमारा हो गया, तो दिस डिवाइडेड बाय यहाँ का जो कैपेसिटेंस है दैट इज हमारा 20 पिको फेराड दिया जा रहा है। तो देखिए ये टर्म बनेगा 5। तो यहाँ पर जो बनेगा दैट विल बी X इज इक्वल्स टू हमारा 5Q माइनस ऑफ 5X। सो यहाँ पर क्या कहेंगे 6X इज इक्वल्स टू 5Q। तो अगर हमें X का वैल्यू चाहिए होगा तो दैट विल बी 5/6 इंटू Q। तो यही X हम लोग को पता चल पाए, क्योंकि हम लोग देखिए जब X/100 कर लेंगे तो हम लोग को आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो Q है इसको इन टर्म्स ऑफ इसको पिको को हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीचे भी हमारे पास पिको ही है, तो ये हमारे लिए ईजी होगा। तो यहाँ पर देखिए 5/6 इंटू ये जो हमारा है दैट इज़ हमारा 24, एक बार चेक कर लेते हैं। सो 2400 पिको कूलम। तो ये जो X का वैल्यू आएगा दैट इज़ हमारा पिको कूलम के टर्म में ही रहेगा। सो यहाँ पर बनेगा 4 ये 00। सो यहाँ पर बनेगा 2000 पिको कूलम। तो ये हमारा बन गया। अब देखिए अगर हम लोग को V का वैल्यू चाहिए होगा तो हम लोग V क्या कहेंगे? तो X अपॉन 100 पिको फेराड। तो यहाँ पर जो है X का वैल्यू है 2000। तो यहाँ पर देखिए 2000 डिवाइडेड बाय 100 और पिको से पिको कैंसिल होगा, तो यहाँ पर V जो बनेगा दैट विल बी हमारा 20 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाता है कंप्लीट। फाइन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हमारा 20। तो 20 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? ईच कैपेसिटर सोन इन द फिगर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ
5 माइक्रोफेराड, द EMF ऑफ बैटरी इज 50 वोल्ट, फाइन। उसके बाद कहा जा रहा है हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू AB इफ द स्विच इज क्लोज्ड। सो यहाँ पर जो सिचुएशन है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इस तरह से एक कैपेसिटर है और ये इस तरह से है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कोई स्विच है, सो इस तरह से ये स्विच है। अब देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है अगेन, सो ये कैपेसिटर है। अब इसको इस तरह से एक बैटरी से ज्वाइन कराया गया है, सो ये बैटरी से ज्वाइन है। देन हमको इसको इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए, तो फाइन। अब देखिए ये A है, ये टर्म B है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है, हर कोई कैपेसिटर 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड इस तरह से है। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू AB इफ स्विच इज क्लोज। सो अगर स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा तो कितना चार्ज फ्लो करेगा। देखिए इनिशियली जो केस 1 है, सपोज उसको हम लोग इनिशियल कंडीशन को केस 1 कह लेते हैं। तो वहाँ पर जो है हमारा स्विच सपोज ओपन है, स्विच हमें ओपन है। तो अगर स्विच ओपन होगा तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा दैट विल बी कितना होगा। तो देखिए अगर ये स्विच ओपन है तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये दो पैरेलल में होगा, तो पैरेलल की वजह से यहाँ पर कितना इक्विवेलेंट बनेगा, तो 10 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट बन रहा है दैट इज़ हमारा 10 माइक्रोफेराड और ये 5 माइक्रोफेराड के साथ सीरीज में होगा। सो 5 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो 15 माइक्रोफेराड। सो माइक्रो से एक माइक्रो कैंसिल बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा हमारा कितना, तो 5 से ये 15 कट जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास दिस वैल्यू। सो ओके, इसको हम लोग लिख लेते हैं। सो यहाँ पर जो बनेगा दैट इज़ 10/3 माइक्रोफेराड। सो C इक्विवेलेंट का वैल्यू जो आया है दैट इज़ हमारा 10/3 माइक्रोफेराड, फाइन। अब देखिए इस सिचुएशन में जब हमारा स्विच ओपन था तो उस सिचुएशन का चार्ज को अगर हम लोग Q ओपन कह लेते हैं तो ये इक्वल होगा C इक्विवेलेंट इंटू V के। तो अभी देखिए C इक्विवेलेंट हमारा 10/3 माइक्रोफेराड है और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होगा। ये बैटरी कितना दिया जा रहा है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। सो 50 का बैटरी दिया रहा है। सो ये यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। सो 50 वोल्ट, तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा 50 का। तो जो हमारा Q ओपन आएगा दैट विल बी हमारा 500/3 और माइक्रो कूलम। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है हमें Q ओपन का वैल्यू इस तरह से पता चल चुका है। अब देखिए Q ओपन का वैल्यू पता चला। सेकेंड केस में जब हमारा स्विच जो होगा दैट इज़ क्लोज्ड, तो देखिए अगर हमने स्विच क्लोज कर लिया तो हमारा जो सिचुएशन बनेगा वो किस तरह से होगा। देखिए इसको हम लोग क्लोज का कंडीशन यहीं पे डायग्राम समझा देते हैं तो बेहतर होगा। देखिए अगर जब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे तो इसको सपोज हमने C इक्विवेलेंट कह लिया, क्योंकि ये देखिए ये दोनों पैरेलल में था। सो 10 माइक्रोफेराड का इस तरह से था। अब यहाँ पे जब हम लोग स्विच क्लोज कर देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए ये इस तरह से चल जाएगा और यहाँ पे हमारा बैटरी लगा होगा। अब देखिए जब स्विच क्लोज हो जाएगा उस इंस्टेंट ये दो टर्मिनल मीन्स ये कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। मीन्स कैपेसिटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। बैटरी से जब करंट बाहर आएगा और फ्लो करेगा तो वो जस्ट इस डायरेक्शन में और इस शॉर्ट पाथ से वापस इसके इस टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस कैपेसिटर का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, दैट मीन्स उसमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ उस कैपेसिटर का कोई इक्विवेलेंस हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट बनेगा दैट इज़ हमारा जस्ट 10 माइक्रोफेराड। ओके, तो यहाँ पर जो Q क्लोज्ड बनेगा उसको हम लोग QC से डिनोट कर लेते हैं। सो C इक्विवेलेंट इंटू V अगेन, तो ये हमारा कितना बनेगा 10 माइक्रोफेराड और इंटू 50। सो ये हमारा बन जाएगा 500 माइक्रो कूलम। तो अब देखिए जब Q क्लोज बना है तो हमारा इस तरह से बना है और Q ओपन था तो इस तरह से था। तो अब हम लोग अगर यहाँ पर चार्ज फ्लो कहेंगे तो चार्ज फ्लो के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। सो जस्ट Q चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी दैट इज हमारा QC माइनस ऑफ Q ओपन मीन्स Q क्लोज माइनस Q ओपन करेंगे तो हमको चार्ज फ्लो जो है वो पता चल जाएगा। दैट इज हमारा
500 डिवाइडेड बाई 3, तो ये देखिए ये कितना, और सब चीज़ हमारा माइक्रो कूलम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1500 माइनस ऑफ 500, सो 1000 बाई 3, और ये हमारा हो जाएगा माइक्रो कूलम। सो ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो लेट मी चेक। सो ओके, इसको जो है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डेसिमल अगर कन्वर्ट करेंगे, सो 33.33, और ये हमारा बन जा रहा है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। अब यहाँ पे जो आंसर हो रहा है वो कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है, जो कि हमारा सेम ही होगा। सो दैट इज हमारा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4। सो इस तरह से हमारा 20th का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो चार्ज फ्लो इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। with request to share, subscribe, support, comment, or just for motivation. So thank you.